नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है संगठन की थीम बीजेपी की टीम। तो बीजेपी आधुनिक तौर तरीके अपनाने के साथ साथ संगठन की अपनी चिर परिचित, जो जिससे आप और हम सभी वेल अवेयर हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, इन दोनों को ताकत बनाकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रही है। और ख़ास तौर से 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अभिन्न सहयोगी केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं, तब से बीजेपी ने नवाचारी प्रयोग और जो गैजेट्स और आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। बात सही भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हम जर्नलिस्ट की ही मदद नहीं करता है रिसर्च के लिए। अब किसी भी मंच पर जाने के पहले अगर नेताजी के पास 10 सेकंड हैं या कार्यकर्ता महोदय के पास 10 सेकंड ही हैं सिर्फ, तो 10 सेकंड में भी उनका भाषण एआई तैयार करके दे सकता है और ऐसा भाषण दे देगा कि जिसको आप बेहिचक पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी है, उसमें जो चीज़ खटकने वाली है वो आप हटा सकते हैं। तो बीजेपी अब एआई की भी तरफ बढ़ चली है और उसके साथ संगठन की उसकी शक्ति तो है ही। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा गया है, तोल मोल के बोल, बहुत ध्यान से बोलिए। तमाम बातें हैं और इसी तरह से बीजेपी अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रही। तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि मसला है क्या जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, भोपाल के रविंद्र भवन में जुटे बीजेपी के ये वो मास्टर ट्रेनर हैं जो मंडल और बूथ स्तर पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता को एआई जैसे तकनीकी विषयों पर ट्रेन करेंगे और बताएंगे कि कार्यकर्ता एआई का इस्तेमाल करके कैसे सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की बात आम जनता तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह से संगठन के अंदर एक वर्क कल्चर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इन तकनीकी विषयों की बात के बीच भी बीजेपी के नेताओं ने पार्टी की थीम की ही बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को सोच समझकर बोलने की सलाह दी और वक्ताओं का फोकस पार्टी की विचारधारा और सोच पर ही रहा। क्योंकि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है, इसलिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्य प्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में समय के अनुसार जैसे विषय बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, काल परिस्थिति के अनुसार कार्यकर्ता का निर्माण होता रहे और नित्य पूरे जीवन कुछ ना कुछ कार्यकर्ता सीखता है। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो कुछ ना कुछ नया प्रशिक्षण देने आए हैं, क्योंकि विषय बदले हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदली हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक परिस्थिति बदली है, सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है। तो हमारी नई चुनौतियाँ सामने हैं, उन चुनौतियों को हम कैसे हैंडल करें उस बारे में हमको नया प्रशिक्षण देने की पद्धति है, तो हम प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार डेवलप हो रही तकनीक ने सियासत को खूब प्रभावित किया है और बीजेपी ने इसको आत्मसात भी किया है और भोपाल में चल रहा ये प्रशिक्षण भी इसकी ही एक बानगी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव के बूथ तक बीजेपी पुख्ता रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि तकनीक के चक्कर में कहीं विचारधारा पीछे ना छूट जाए। हालांकि कांग्रेस इसको भी बीजेपी का ढोंग ही करार देती है। बोलने की जो ट्रेनिंग है वो तो बीजेपी को देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पर तो महारत हासिल है अल्ल बल्ल बोलने का। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा गंदा बोला जा सकता है वो सब वो लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। उन्हें अच्छा बोलने की ट्रेनिंग ज़रूर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो ट्रेनिंग देना चाहिए उसमें कैसे पॉजिटिव बोलें, कैसे किसी का योगदान यदि उस देश के प्रति है तो उसके प्रति कृतज्ञता रखें, ये सब ट्रेनिंग उन्हें देने की आवश्यकता है। भोपाल में प्रशिक्षण लेने आए ये मास्टर ट्रेनर भी जानते हैं कि इस तकनीकी रूप से आप जितने भी प्रशिक्षित हो जाएं, लेकिन पार्टी में उनका भविष्य पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि यही वो पहचान भी है जो पार्टी को बाकी पार्टियों से अलग खड़ा करती है। चलिए हमारे सवालों पर एक नजर डाल लीजिए। क्या बीजेपी के लिए उसकी विचारधारा ही सबसे पहली प्राथमिकता है? बेहिचक तकनीक के साथ कदमताल करने में क्या बीजेपी कांग्रेस से आगे है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के इस दौर में पार्टी के सामने बीजेपी की बात हो रही है, मूल्यों को, वैल्यूज़ को बचाए रखना
एक बड़ा चैलेंज है, बेहिचक, ये भी एक सच है। चलिए मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है सिसोदिया साहब। युवा नेता कांग्रेस की और स्पोक्स पर्सन अपराजिता पांडे हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी अपने संगठनात्मक कौशल को और मांझने में, तराशने में जुट गई है, और तकनीक तो उसकी साथी है ही, और 2014 के बाद तो इसमें हमने लगातार बढ़ोतरी देखी है कि आप एक ऐसा कंट्रोल रूम बना लेते हैं जहां 16-17 हज़ार लोगों से एक साथ वॉर रूम टाइप का बना के चुनाव के समय आप बात कर सकते हैं। फिर आपको याद होगा कि मोदी जी ने कुछ और भी प्रयोग किए थे कि आप कहीं दूसरी जगह हों लेकिन आपकी छवि जो है वो किसी सभा में ऐसी उपस्थित हो जाती है कि जैसे आप वहीं मौजूद हों। तो ये तकनीक के इस्तेमाल हैं और इसी में संगठनात्मक कौशल भी है, लेकिन इनका आदर्श समन्वय भी बना रहना जरूरी। कैसे देखते हैं आप बीजेपी की इन तैयारियों को? जी देखिए शरद जी, बीजेपी अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों से लगातार आगे है, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, और कमियां सब में होती हैं, तो सबसे बड़ी चीज उसका ये है कि उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो सबसे पहले अगर कार्यकर्ताओं को आप देखिए, आप तकनीक से कदम ताल करती हुई लगातार ये पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाह रहा हूं, संगठन पहले भी काम करता था, अब भी काम कर रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में संगठन के कार्य करने की पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी पूरी तरह कारपोरेट कल्चर पर शरद जी चल पड़ी है, पूरी तरह। ये राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन राजनीतिक दल में आप देखिए, अगर चुनाव इनके यहां होते हैं तो इनके कई कार्यकर्ताओं में से उन्होंने एक टीम ऐसी तैयार करके खड़ी कर दी है जो सिर्फ और सिर्फ तकनीक के काम करती है। ये पूरे मध्य प्रदेश को कंट्रोल कर देते हैं यहीं से बैठ के। तो जो आप कह रहे हो, तो लगातार अब उन्होंने एआई पे फोकस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लाएं, और तकनीक के साथ जो लोग कदमताल करना भी चाहिए, क्योंकि जो तकनीक के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। और ये पूरा का पूरा सेंट्रल से मैनेज हो रहा है, सेंट्रल से सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूट कर रही है। एक चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि जो आप कह रहे थे, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि कार्यकर्ता तकनीक आधारित तो हो, आधुनिक तो हो, लेकिन वो ध्यान दिला के रखते हैं कि अपनी गड़बड़ाना मत छोड़ देना। आप देखिए, वैचारिक जो उनका अधिष्ठान है उसको नहीं छोड़ना चाहते, आज उस पर भी सत्र हुआ। आज भाजपा की पंचनिष्ठाओं पर भी सत्र हुआ। आज बीजेपी में संगठन कौशल कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सत्र हुआ। तो लगातार जो इस तरह की चीजें हैं, ये कार्यकर्ता के मन में इस बात को भरते हैं कि पार्टी सब कुछ है, पार्टी के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरी चीज, जो पार्टी समय समय पे इस बात को कार्य रूप में परिणित करके भी शरद जी दिखाती है। मैं निश्चित रूप से बीजेपी कि ये जो उसकी अपनी संगठन कौशलता है, ये क्या है आप ये देखिए, खूब आप करिए। ये अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं है तो है क्या? उन्हें लगातार हमेशा चुनाव की तैयारी में रहना है, और अभी से वो एक मान के चल रहे हैं कि हमें 2028 कैसे फेस करना है। ये पूरी की पूरी शरद जी उसकी तैयारी है। बिल्कुल, ये बीजेपी की ताकत है, बीजेपी की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति के साथ समन्वय हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मशीन के पीछे इंसान है और तकनीक के पीछे भी इंसान है। तो ना आप मुस्कुराना भूलें, ना कार्यकर्ताओं से उनकी कुशलता पूछना भूलें, और ना ये चीज़ जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सारे वो संभावनाशील नेता, कार्यकर्ता जो अभी हैं, भविष्य के नेता हैं, उनको सही अवसर मिलता रहे, ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी ने ये जो मकाम हासिल किया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि वो अपने यहाँ सबका साथ सबका विकास की एक थीम को लेकर तो आगे बढ़ती रही है। बहरहाल, अपराजिता जी, कैसे देखती हैं आप? बीजेपी अब तकनीक के साथ भी आगे बढ़ रही है, बीजेपी अब ये भी प्रयास कर रही है कि वो तकनीक और संगठन कौशल, इनका एक बहुत आदर्श एक कोऑर्डिनेशन लेकर पूरी ताकत से आगे बढ़े। जी देखिए शरद जी, आज के ज़माने में हम एआई की ताकत को नकार नहीं सकते, पर एक बहुत इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका दुरुपयोग भी भयानक हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक ट्रोल आर्मी है,
उसका दुरुपयोग हमने आज देखा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो। उसका एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। अभी एआई समिट हुई थी दिल्ली में। अगर आप बोलेंगे कि ये रोबोट हमने बनाया है और बाद में पता चले कि वो एक चाइनीज रोबोट है, तो ये गलत बात है। जहां तक बात एआई की है और आप अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, करिए। कांग्रेस हर बात में भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे रहती है। हमारा प्रशिक्षण शिविर एआई को लेकर अगस्त में ही शुरू हो गया था, कंप्लीट हो गया, और हम उसको लगातार अपडेट भी करते चले जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्किंग की बात हो रही थी। ये एक बहुत अजीब सी चीज है कि पहली बार आप देखते हैं एक राजनीतिक दल के इतने भव्य कॉर्पोरेट ऑफिसेज देश भर में हमें दिख रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर एआई का सदुपयोग करें तो जीवन बदल सकते हैं लोगों के। यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी को मेरा एक विनम्र आग्रह है कि इसको आप सुशासन में इनकॉर्पोरेट करिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेती हो। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है भारत में, जिन वृद्ध लोगों की पूंजी साइबर क्राइम के कारण चली गई, उनको राशि वापस देने में मदद करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सदुपयोग किया जा सकता है। और जो आपने बोला कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, आपके पास शक्ति है, आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं, बट वो भारतीय जनता पार्टी ने ना मध्य प्रदेश में हमने देखा 20 सालों में नहीं हुआ, और भारत में भी नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज भारतीय जनता पार्टी के पास कि आप अपनी ट्रोल आर्मी को खत्म करिए, आप लोगों की जिंदगी सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करिए। और एक और चीज, इन्होंने आपका जो हमने अभी देखा कि बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम विचारधारा पे चलते हैं और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। देखिए, विचारधारा जरूर होनी चाहिए एक राजनीतिक दल की, पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार करती है कि इतिहास को आप नकार नहीं सकते, इतिहास को एक्सेप्ट करिए, एनसीईआरटी की बुक्स को चेंज मत करिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत एक बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन है। हमारी ये शक्ति है कि हमारा एक इतना भव्य इतिहास है, उसके साथ हम शानदार तरीके से खड़े रहें, और हम बहुत प्राउड हैं कि भारत की क्या संस्कृति है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है, जगदीश जी भी समझते होंगे इसको एक पत्रकार के नाते, कि 80 के दशक तक कांग्रेस की सरकार का एक बड़ा लोकप्रिय नारा होता था, गरीबी हटाओ। और उस समय विपक्ष का आरोप होता था कि गरीबी तो नहीं हट रही है, गरीब जरूर हट रहे हैं। लेकिन क्या ये सच थी ये बात कि कांग्रेस गरीबों को हटा रही थी, गरीबी नहीं हटा रही थी? और आज अगर आप ये बात कर रही हैं कि बीजेपी में गवर्नेंस नहीं है, तो क्या बिना गवर्नेंस के ये पार्टी 20 साल से ऊपर मध्य प्रदेश में है, या देश के एक बड़े, खासतौर से मध्य भारत की एक बड़ी पट्टी में है ये? तो इन चीज़ों में आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन ये हमें रैशनैलिटी से देखना पड़ेगा इन चीज़ों को भी, कि हम राजनीतिक दलों पर ये बड़ी आसानी से आरोप लगा देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे साहब, ये तो आ गए साहब, सत्ता के फ्रूट्स खाने के लिए आ गए। लेकिन ये क्या बात है? जनता चुन रही है, जनता पसंद कर रही है, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो या बीजेपी का दौर हो। राज्यपाल जी, आपकी सहयोगी जो हैं पॉलिटिकल, यहाँ प्रतिद्वंदी, मैं सहयोगी शब्द ज़्यादा उचित समझता हूँ। प्रतिद्वंदिता ठीक है, एक है, विचारजन्य है, विचारों पर आधारित है, वो चलती रहेगी, लेकिन हैं तो आप लोग एक तरह से समाज के लिए और जनता के लिए दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। क्या कहेंगे आप? इनकी बातों को भी ध्यान में रखिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए, वैचारिक अनुष्ठान में लगी हुई पार्टी है, और वैचारिक अनुष्ठान की एक कार्य पद्धति है जिसके माध्यम से हम उस विचार को सिद्ध करते हैं जी। और जब हमारी कार्य पद्धति, तो उस कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से एक संयमित और ऐसा एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है जो संवेदनशील भी होता है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। और जब इस प्रकार का कार्यकर्ता तैयार होता है जो कि एक व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति निर्माण से हम फिर राष्ट्र संगठन के निर्माण, और संगठन के निर्माण से हम राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को पूरी करने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर जहाँ विचार होता है, जहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ पर अंतर कलह की स्थितियाँ कम बनती है। मैं एक उदाहरण के साथ बात समझाना चाहता हूँ। कांग्रेस में इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है, इसीलिए एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस का आरोप रहता है कि भय इसका कारण है। नहीं जी, कांग्रेस के पास में प्रशिक्षण का अभाव है, इसीलिए उनके अंतर्द्वंद होता है। तो एक अंतर्द्वंद का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी सोमनाथ में मंदिर का विरोध कर रही थी। कितना बड़ा अंतर्द्वंद है। ये अंतर्द्वंद इसलिए है
कि वैचारिक रूप से वो पुष्ट नहीं है, उनके समय और संगठन का कोई प्रशिक्षण नहीं है। इस वजह से इस प्रकार की घटनाएं देश के इतिहास में कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस बताते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम करता है। वो इसलिए कि ये हमारे जो कार्यकर्ताओं की फौज है, जो जिस कार्यकर्ताओं को आज भोपाल में प्रशिक्षित किया गया, ये 5-6 संभाग के कार्यकर्ता थे और ये मास्टर ट्रेनर्स है। ये जाके अब जिले में, मंडल में और नीचे तक जाके प्रशिक्षण देंगे। बात तो ये है, बात सिर्फ ये नहीं कि ये 200 लोग के 300 लोग आज बैठे थे और ये प्रशिक्षित हो गए और हो गया। अब ये जाके नीचे प्रशिक्षण देंगे, ये बड़ी बात है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का प्रशिक्षित होगा, विचारधारा को समर्पित होगा, आइडियोलॉजी को समझेगा, पंचनिष्ठाएं क्या है उसको समझेगा। बहुत सारे नए कार्यकर्ता हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि पंचनिष्ठा क्या है, उन्हें नहीं मालूम है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी को लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये बात भी सही है कि आज के इस युग में और जैन जी के लोग हमारे से जो जुड़ रहे हैं वो सत्ता के प्रभाव में आके भी जुड़ रहे हैं। सत्ता दिखती है, संगठन दिखता है, जुड़ते हैं। फिर जब सत्ता के चमक में जुड़ते हैं और वो संगठन को पाठ को पढ़ते हैं तो वो हमारी फिर पूंजी बनती है कार्यकर्ता के रूप में। और कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्य पद्धति, ये हमारे 3 मुख्य ये है। हमारी एक कार्यप्रणाली है, विशिष्ट कार्यप्रणाली है। कार्यालय हमारा आधार है। अब वो कारपोरेट जैसा बन रहा हो कि चमक का बन रहा हो कि हमने दरी पे भी बैठ के काम किया है, हमने टूटे झोपड़े में भी बैठ के काम किया है। हमारा उज्जैन का कार्यालय टूटा हुआ कार्यालय था। हम सम्मान निधि इकट्ठी करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। हमारे छोटे छोटे हर नगर के ट्रस्ट बने हुए हैं, उन ट्रस्ट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके हमने बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं। उन कार्यालय में बैठ के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है। उन कार्यालय में बैठ के हमारी कार्य पद्धति के आधार पर हम पार्टी को बढ़ाने की योजना बनाते हैं। तो कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्य पद्धति, ये हमारे तीनों आधार है। इन्हीं आधार के ऊपर हम पार्टी को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में सफल हुए हैं। और विशिष्ट पहचान सिर्फ पार्टी की नहीं, अपितु हमने जनता के बीच में विश्वास अर्जित भी किया है। जैसा कि आपने कहा कि लगातार हम सरकार में चले आ रहे हैं, लगातार जनता हमको चुनती आ रही है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है और लगातार हमको चुनने का काम करती है। जगदीश जी, राजपाल जी 3 क की बात कर रहे हैं, ककहरा वाले 3 क, कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्य पद्धति। और एक चीज़ जो उन्होंने नहीं कही है वो है चुप्पी, चुप रहना। बहुत सारे विषय हैं जिन पर लोग जानना चाहते हैं, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न की डिबेट्स में चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता एक शालीन मुस्कुराहट के साथ कहता है, देखिए सब बढ़िया होगा, सब उत्तम होगा, हम बेहतरीन करने के लिए आए हैं शरद जी, प्रयास जारी है। अब इस चुप्पी के बड़े फायदे हैं। कांग्रेस पर यह कहा जाता है खुलेपन की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, सोमनाथ मंदिर को लेकर भी डिफरेंसेस आते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी में भी डिफरेंसेस आते हैं, और नेता प्रतिपक्ष कटारे साहब जो हैं युवा नेता और उमंग सिंगार जी के बीच में भी कथित रूप से चर्चाएं हो जाती हैं। तो ये इसका भी थोड़ा विश्लेषण प्रस्तुत करिएगा। ये चुप्पी ज़्यादा फायदेमंद है कि बोलना ज़्यादा नुकसानदेह है? शरद जी देखो, सबसे पहली चीज तो मैं कहूं कि ये जो पार्टी है बीजेपी, ये इसकी उपज कहां से है ये सबको मालूम है। ये संघ से, संघ गर्भा बीजेपी। तो संघ हमेशा, अगर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ये चुप्पी शरद जी स्वाभाविक नहीं है। ये चुप्पी अनुशासन के डंडे की होती है कि आपको चुप रहना है। आपने बहुत सारे अवसर देखे होंगे, हमने आपने साथ में राजनीतिक कई कार्यक्रम कवर किए हैं कि आदमी चुप हो जाता है। आपको याद होगा रतलाम में भाजपा की कार्य समिति थी, शाम को अनूप मिश्रा जी का इस्तीफा हो गया था, आपको याद हो? बिल्कुल बिल्कुल। बेला कांड के ऊपर, और कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोला, कोई कार्यकर्ता कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब अघोषित रूप से भाजपा माने ना माने, भाजपा कई बार मानती है और कई बार जब उसकी इच्छा होती है तो नहीं मानती है, लेकिन बीजेपी के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है वो आरएसएस का है। और आरएसएस इस बात को पूरी तरह इस बात को बल देता है कि अनुशासन में जब तक पार्टी नहीं रहेगी तब तक, और कोई भी शरद जी, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक भय बिन होए न प्रीत, जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक वो संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। कांग्रेस 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी है। जो आपने कहा आंदोलन से उपजी पार्टी है, कई बार डिफरेंसेस क्यों होते हैं मुझे, और क्यों ऐसी बातें आती हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को यह कहना पड़ा कि अब मैं कभी मंच पे नहीं बैठूंगा।
ये इसीलिए आती हैं कि अनुशासन की लगाम जो होनी चाहिए कांग्रेस में, जी वो हाँ। कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। के पास ना तो कार्यकर्ताओं की वक्त कमी कम है। उनके पास भी कार्यक्रमों की कमी नहीं जी। है, नेताओं की कमी नहीं है। शरद जी, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कई बार यह कहना पड़ता है कि ठीक है, कांग्रेस अंतर्मन में तो इसको समझती होगी, लेकिन बाहर से स्वीकार नहीं कर पाती। कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा, जब तक वो अपने संगठन में एक अनुशासन नहीं लाएगी, वो बीजेपी के मुकाबले में थोड़ा सा कमतर तो बैठेगी। बिल्कुल। हाँ, अपराजिता जी। जी देखिए, अंतर कले की जहां बात होती है, अभी कृषि कैबिनेट में हमने देखा 2 बड़े मंत्री पहुंचे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा मध्य प्रदेश के सामने है। अभी सिसोदिया जी ने बहुत सारी बातें कही, बट मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कफ सिरप के नाम पे कितनी मृत्युएं हो गई, इंदौर में भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से कितनी मृत्यु हो गई, यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी आज भी ठेलों पर हो रही है, पूरे खेत का प्रशिक्षण हो जाता है, बट लाभ आज भी जनता को, किसानों को नहीं मिलता। एमएसपी पे एक फसल नहीं बिक रही। तो एआई हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड सुशासन हो, धरातल पे तो मध्य प्रदेश में या फिर इस देश में दिखाई नहीं दे रहा। आप सुचारू रूप से इसके बारे में सोचिए। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में शरद जी बहुत फर्क है। ये बात करते हैं विकास की, काम करते हैं ध्रुवीकरण का। बात हमेशा सियासत की होती है, कभी सुशासन की नहीं होती। फेलियर की बात कांग्रेस की तरफ से अपराजिता जी बार बार उठा रही, तमाम मुद्दों के साथ जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर जो विषय है वो विषय में दंडित भी हुए लोग जो उठाए आपने मुद्दे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम आइडियोलॉजी बेस्ड जो है एकात्म मानव दर्शन के तहत अंत्योदय की कल्पना के साथ में गरीब कल्याण के कार्यक्रम दे रहे हैं। हम जब पार्टी बनाते हैं तब ये बात कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो अंत्योदय की बात करेंगे, गरीब के कल्याण की बात करेंगे। हमने ऐसा गरीबी हटाओ जैसा नारा नहीं दिया जिसको भूल गए। हमने अंत्योदय की बात करी और आज पूरे देश भर के अंदर आप देखेंगे गरीब कल्याण हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के माध्यम से विभिन्न हितग्राहियों की एक बड़ी श्रृंखला है। चाहे फिर वो मैं योजनाएं गिनूंगा तो इतना समय नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश सहित देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है हमारा वैचारिक अनुष्ठान का और जो है सिद्धि है शरद जी, हमने कहा गरीबी हटाओ, 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस शासन में गरीबी रेखा से उठाकर लेकर आई कांग्रेस सरकार। मनरेगा हमने दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट हमने दिया। हमने बात की पहली बार कि रूरल एम्पावरमेंट हो। 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई कांग्रेस पार्टी। राजिता जी, कोई भी सरकार इस इंटेंशन से नहीं आती कि 5 साल में उसे सब नष्ट भ्रष्ट करके अपना बोरिया बिस्तर बांध के रवाना हो जाना है और कुछ इस तरह से रवाना होना है कि फिर जल्दी सत्ता में लौटना ही नहीं। बताइए, कोई सरकार क्या इस इरादे से काम करेगी? हाँ, कई बार आप जनता के मनोभाव नहीं समझ पाते या बदलती हुई रीति नीति नहीं समझ पाते, लेकिन फिर आप समझते हैं, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं लगातार, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है कि आप लगातार कुछ वो तौर तरीके भी अपना रहे हैं जो बीजेपी में प्रचलित हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो जब आप ये कहते हैं कि जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो ये बात तो पूरी तरह से समझ नहीं आती और इसको 5 साल चुनाव पर ही छोड़ना उचित रहता है। अगर कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, फैसला जनता के हाथ में है, वो देखेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नए तौर तरीके, जगदीश जी वक्त बिल्कुल भी नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं सुनता आपको जरूर। आगे एक सेकंड में मुझे शरद बोलिए जोड़ना है जी। सहयोग से मैं उस समय था, बस शरद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी संसद में और मैं था उसका साक्षी। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ बीजेपी के इन 4 सालों में विकास हुआ है तो नहीं, उन्होंने कहा देश का विकास आजादी के बाद से आज तक हुआ है। जो भी सरकारें बनी है उन्होंने देश के विकास का काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है और ये एक बहुत ही डाइजेस्टेबल बात है कि समझ में आता है आपको कि क्या मैं एंकरिंग कर रहा हूं तो मैं दर्शकों को भगाने के लिए एंकरिंग कर रहा हूं। तो ये जो बात है ये दर्शकों को हजम नहीं होती है जब भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ये एलिगेशन लगाती हैं तो आप कुछ ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो बेहतर ये है कि उन चीज़ों पर आइए जो शायद जनता को, अगर अपोजिशन कह रहा है तो परेशान क्या कर रहा है, और सत्ताधारी दल भी ये बताए कि भैया आप ये सुधार कर लो यार, ऐसा थोड़ी है, थोड़ी और मेहनत कर लो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी शालीनता से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। आज का